हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग के कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 10 हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया है, जो है कोस्टल लैंडफॉर्म्स के ऊपर, और आज इसी को हम लोग आगे लेके चलेंगे। पार्ट 1 हमारा हो चुका है, पार्ट 2 में आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि हमारे ये जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को अगर कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जो भी वीडियो जब भी पोस्ट हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, पिछले पार्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है और पिछले पार्ट में हमने ये सीखा था कि कोस्ट के आसपास क्या क्या तरीके के एक्शंस हो सकते हैं पानी के। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी, वेव्स हो सकती है, या फिर टाइड्स हो सकते हैं, या फिर करंट्स हो सकते हैं, ठीक है, ओशन करंट्स। उसके बाद हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ इरोजन के बारे में बात की थी कि मैकेनिज्म ऑफ इरोजन जैसे कि हमारे था कोरेजन था, ठीक है। उसके बाद एट्रीजन हम लोगों ने पढ़ा था, एट्रीजन क्या होता है, सॉल्वेंट एक्शन क्या था, हाइड्रोलिक एक्शन क्या था, ये हमने सीखा था। उसके बाद हमने कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात की थी। दो टाइप के इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में हमने बात की थी। एक था हमारा केप्स और बेस, और दूसरा हम लोगों ने बात की थी क्लिफ्स एंड द वेव कट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। आज इसी में एक तीसरे तरीके का जो है, इसके बारे में मतलब एक दो और है, केव, आर्क, स्टार्क, स्टेक, स्टंप, ये है, जियोज एंड गलोप्स, ये है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम एक या दो जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है उनके बारे में भी आज बात करेंगे, ठीक है। और जो इसका चैप्टर का जो तीसरा पार्ट रहेगा, जिसमें टाइप्स ऑफ कोस्ट के बारे में हम लोगों को बात करनी है, दैट इज सबमर्ज कोस्ट क्या होते हैं और इमर्जेंट कोस्ट क्या होते हैं, इनको लेकर हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। सबसे पहले इसमें दिया गया है केव, आर्क, स्टेक एंड स्टंप, ठीक। देखिए, प्रोलॉन्ग्ड वेव अटैक ऑन द बेस ऑफ अ क्लिफ एक्सकेवेट्स होल्स इन द रीजन्स ऑफ लोकल वीकनेस कॉल्ड केव्स, ठीक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पर यहां पर लगातार वेव एक्शन हो रहा है, वेव आ रही है, टकरा रही है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इस जगह पे जो ये बेस ऑफ द क्लिफ था, क्योंकि ये क्लिफ है, क्लिफ माने मैंने आपको बताया था क्या होती है, चट्टान, ठीक है। तो चट्टान के अगर जो नीचे का पोर्शन होगा, यानी कि जो उसका बेस होगा, उस पर अगर लगातार वेव एक्शन हो रहा है, वेव आके बार बार टकराएगी, और वेव में छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह भी होते हैं, हमें पता है ना, छोटे छोटे रॉक्स, स्क्रीज, पत्थर वगैरह होते हैं, तो आके लगातार यहां पर टकराएंगे। तो यहां पर वो क्या करेंगे, कुछ होल सा बनाएंगे, और उसी होल की वजह से जो लोकल वीकनेस का पॉइंट है वहां पर क्या बन जाएगा, केव। केव का मतलब क्या होता है, गुफा, ठीक। जैसे आपको यहां पर मैं ऊपर डायग्राम में दिखाता हूं, ये देखिए, यहां पर दिया गया है केव। आप यहां से लगातार अगर इसमें पानी टकराता रहेगा तो ये अंदर को हॉलो सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, केव, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे यहां पर दिया गया है, दैट इज दैट फ्लैम्बोरो हेड, इंग्लैंड, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए अगर दो केव्स जो है वो एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं फ्रॉम आइदर साइड ऑफ अ हेडलैंड एंड यूनाइट, तो दे फॉर्म एन आर्च। क्या से, देखिए, एक वेव अगर इस तरफ से बन रही है और दूसरी वेव अगर इसके अपोजिट साइड इस तरफ से बन रही है, तो क्या होगा, ये वेव, अब देखिए पहली बार तो क्या है कि वेव बनेगा, उसके बाद लगातार फिर से वेव का एक्शन होता जाएगा, पानी इसमें आता जाएगा, इससे जो छोटे छोटे बोल्डर्स, स्क्रीज वगैरह है वो टकराते जाएंगे, रॉक डेब्रिस टकराती जाएगी, तो ये फिर वेव क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, ठीक। तो इस तरफ से भी वेव बड़ी हो रही है, इस तरफ से वेव बड़ी हो रही है, तो बीच में क्या हो जाएगा, ये पोर्शन खाली हो जाएगा, और ये पोर्शन जो खाली हो जाएगा तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके बाद, दिस इज नोन एज एन आर्च, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे भी दिया गया है, दैट इज द नीडी आई नियर विक एट द स्कॉटलैंड, ठीक है। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का रीजन जो है वहां पर इस तरीके के जो लैंडफॉर्म्स है वो काफी कॉमन है। इसके बाद क्या होगा, फर्दर इरोजन बाय वेव्स विल अल्टीमेटली लीड टू द टोटल कोलैप्स ऑफ द आर्च, ठीक है। इसके बाद इरोजन और होगा और ये जो पूरा का पूरा आर्च है ये पूरा कोलैप्स कर जाएगा, और सिर्फ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर जो है वो रह जाएगा। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर मैं इसको यहां पे मिटाता हूं, देखिए ये है, अगर ये वाला पोर्शन भी कोलैप्स कर जाएगा, इस पोर्शन का इरोजन होता है, तो सिर्फ आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला रीजन जो है वो बच जाएगा, ठीक है ना, ये वाला रीजन बचेगा। तो दिस इज सिमिलर टू दिस, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, स्टैक, ठीक है।
यहां पर यही चीज लिखी गई है कि जो सीवर्ड पोर्शन होगा ऑफ द हेडलैंड विल रिमेन एज अ पिलर ऑफ रॉक नोन एज अ स्टैक। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हमारा क्या हो रहा था, जो वेव कट प्लेटफॉर्म था, जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि पहले वेव क्लिफ बनेगी। ठीक, उस क्लिफ के बाद क्या बन रहा है, वेव कट प्लेटफॉर्म। उसके बेस पर अगर इरोजन होता जा रहा है तो बेस कमजोर होगा, वहां से बननी शुरू होगी केव। अगर दो केव्स एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं दोनों अदर साइड से, मतलब अपोजिट साइड से, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा मटेरियल वहां से निकल जाएगा, बन जाएगा नेचुरल आर्च। और आर्च का भी अगर जो ऊपर का पोर्शन है अगर वो इरोजन होता है, फर्दर इरोजन अगर होते जा रहा है, ऊपर का पोर्शन अगर इरोड करेगा तो फिर क्या बनेगा, जो सीवर्ड पोर्शन है। क्योंकि देखिए अगर ये वाला हम दो रीजन की बात करते हैं तो एक ये रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया। ठीक, तो सीवर्ड कौन सा होगा, ये वाला, दिस विल बी सीवर्ड। तो इसमें जो सीवर्ड रीजन होगा वहां पर क्या बन जाएगा, स्टैक। ठीक है, समझ गए आप। इसका भी एग्जांपल दिया गया है, स्टैक इज द ओल्ड मैन ऑफ हॉय इन द ऑर्कनीज विच इज ऑफ ओल्ड रेडस्टोन एंड इज 450 फीट हाई। तो काफी बड़ा ये हो सकता है। ठीक है, इसके बाद और एग्जांपल दिया गया है, इक्वली आउटस्टैंडिंग आर द नीडल्स द आइल ऑफ वाइट विच आर अ ग्रुप ऑफ स्टैक्स कट इन द चॉक एंड डिमिनिशिंग इन साइज सीवर्ड्स। ठीक है, ये चॉक के बने हुए हैं और जैसे जैसे समुद्र की तरफ को बढ़ रहे हैं तो इनका जो साइज है वो छोटा होते जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इन द कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि समय के साथ साथ, दीज स्टबर्न स्टैक्स विल ग्रेजुअली बी रिमूव्ड। पहली बात तो यह है कि इनको स्टबर्न क्यों बोला गया है। देखिए स्टबर्न इनको इसलिए बोला गया है, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, जो अपनी बात पर अड़ा रहे या जो अपनी किसी भी चीज पर अड़ा रहे, दैट इज नोन एज स्टबर्न। ठीक है, तो इसको स्टबर्न इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं इट बिकेम और इट बिहेव्स एज अ रेमनेंट रॉक। ठीक, कि जब इरोजन हो रहा है तो इसका इरोजन शुरुआत में नहीं हुआ। ठीक है, अगर शुरुआत में इसका इरोजन होता तो ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए था, ये गिर जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं गिरा, ये जिद्दी बन के यहां पर खड़ा रहा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला गया है स्टबर्न। अब इसके बाद धीमे धीमे तो क्या होगा कि इसका जो रॉक पिलर है, जो ये पिलर बना हुआ है स्टैक का, ये धीमे धीमे इरोड होगा और उसके बाद फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा स्टंप के तरीके से रह जाएगा, विच आर जस्ट ओनली अवेलेबल विजिबल अबव द सी लेवल। यानी कि इस तरीके से इसकी जो हाइट है वो थोड़ा सा छोटी होगी। ठीक है, छोटी होगी और ये फिर केवल इस तरीके से ही छोटा सा दिखेगा, दैट इज नोन एज स्टंप। एग्जाम्पल दिया गया है, दोज ऑफ द सेंट किल्डा ग्रुप ऑफ द आउटर हैब्रिड्स इन द स्कॉटलैंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के जो लैंडफॉर्म्स हैं ये हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, कहां पर बने हुए हैं, जो ये ऑर्कनीज है ये भी आपका स्कॉटलैंड में है। यहां पर जो आपका केव्स दिया गया है दैट इज इन दी फ्लैम्बोरो हेड ऑफ द इंग्लैंड, और इसके बाद यहां पर भी जो आपको ये दिया जा रहा है स्टंप, दैट इज इन दी सेंट किल्डा ग्रुप ऑफ द आउटर हैब्रिड्स इन दी स्कॉटलैंड। ठीक है, ये आप समझ गए तीनों किस तरीके से बनते हैं। यानी कि सबसे पहले केव बनेगी, उसके बाद आर्च बनेगा, फिर स्टैक बनेगा और फिर स्टंप बनेगा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। अगला है दैट इज जियोस एंड ग्लोब्स। ठीक है, जियोस एंड ग्लोब्स क्या होते हैं, देखिए अब क्या है कि जब ये केव बन चुकी है, ठीक है, केव बन गई है, अब इस केव बनने के बाद इसमें अगर पानी जो है इस केव की जो छत है, रूफ है, अगर उस पर टकराता है, ठीक है, और वो भी कैसी है, ओकेजनल स्प्लैशिंग है, यानी कि मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है ये फिनोमेना जो है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, पर अगर ओकेजनल स्प्लैशिंग ऑफ वेव्स होती है अगेंस्ट द रूफ ऑफ अ केव, तो उससे क्या होगा, इट में एनलार्ज द जॉइंट्स व्हेन कंप्रेस्ड एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड। ठीक है, मतलब यहां से आप समझ सकते हैं कि देखिए मैं अगर आपको यहां पर समझाऊं इस डायग्राम में, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये केव है, दिस इज योर केव, आपको केव दिख रही है, यहां से पानी लगातार अंदर की तरफ को जाएगा, टकरा रहा है। ठीक है, और मान लीजिए अंदर जाके जो इसकी छत होगी, ठीक है, कहीं पर इसको अगर हम ऐसे करके बनाए, सपोज करिए यहां पर छत होगी, तो इस छत में, छत किसकी छत है, केव की। ठीक है, ये गुफा जो बनी है इसकी छत है, यहां पर पानी टकरा रहा है। ठीक है, अब ये पानी अगर यहां पर टकराते जाएगा तो इससे क्या होगा, अ नेचुरल शाफ्ट इज दस फॉर्म्ड विच में इवेंचुअली पियर्स थ्रू टू द सरफेस। एक शाफ्ट सी बन जाएगी अंदर। शाफ्ट मतलब क्या होता है, किस तरीके का होल सा बन जाएगा। ठीक है, और वो होल इवेंचुअली हो सकता है कि जब उसमें लगातार पानी टकराता रहे तो वो सरफेस तक पहुंच जाए, यानी कि यहां पर पूरा अंदर क्या हो जाए, एक खोखला हो जाए। ठीक है, इसी को आपको यहां पर जो ये डायग्राम ग्लोब का दिखाया गया है, वो यहां पर आपको इसका क्रॉस सेक्शन समझाया गया है कि किस तरीके से ये चीज होगी। ठीक है, कि ये जैसे आपकी वेव है, ठीक है, सॉरी ये केव है, इस केव के अंदर आपका पानी टकराता रहेगा, वेव टकराती रहेगी, इस तरीके से ये अंदर को कटता रहेगा और इस तरीके की एक शाफ्ट बनेगी, और ये शाफ्ट जो है ऊपर को जाके इवेंचुअली सरफेस पर खुल जाएगी। ठीक, तो वेव्स ब्रेकिंग इनटू द केव
मे फोर्स वाटर और स्प्रे और जस्ट एयर आउट ऑफ दिस होल। अब हो सकता है कि जब इसके अंदर पानी जाएगा, अगर बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा इसमें वेव अंदर जाती है, पानी बहुत ज्यादा अंदर जाता है, तो हो सकता है कि यहां से पानी भी बाहर आ जाए। नहीं तो इसके अंदर देखिए एयर तो हमेशा अंदर होगी क्योंकि वैक्यूम तो होगा नहीं, है ना। अगर पानी नहीं भी होगा तो ऊपर से अगर ये खुला हुआ है या इस तरीके का जो भी है, इसके अंदर पानी तो होगा। पानी नहीं भी होगा तो हवा तो होगी, है ना। अब पानी तो केवल तभी होगा जब वेव आएगी। अगर हवा भी है और मान लीजिए यहां से वेव आती है, तो वेव क्या करेगी, अपने साथ पानी ला रही है, पानी जो है वो एयर को पुश करेगा और एयर यहां से मूव करेगी, ठीक है। और इस तरीके के पतले से रास्ते से जब एयर मूव करेगी तो वो एक आवाज करेगी, ठीक है। वो एक आवाज करेगी, एक नॉइज करेगी अंदर से, वाटर गर्गलिंग साउंड की तरह इनसाइड। उसीलिए इसका नाम जो है वो दिया गया है ग्लोप, ठीक है। और या फिर इसको ग्लब भी बोलते हैं या फिर इसको ब्लो होल भी बोलते हैं। बहुत सिंपल है समझने के लिए। अगर ज्यादा पानी होगा तो इस तरीके से स्प्रे के फॉर्म में या इस तरीके के फाउंटेन के फॉर्म में पानी बाहर भी आ सकता है। अगर पानी ज्यादा नहीं है तो वेव अगर जब आ रही है तो उसके अंदर एयर तो होगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वैक्यूम नहीं है। और एयर अगर होगी तो पानी क्या करेगा, एयर को कंप्रेस करेगा। तो एयर का जो मूवमेंट होगा और उस पतला सा जो एक टनल सी बनी है या जो शाफ्ट सी बनी है, उसके थ्रू जब एयर मूव करेगी उसके अंदर आवाज होगी, तो दैट इज नोन एज, उसीलिए उसका नाम जो है वो रखा गया है ग्लोप, ठीक है। इसको आप बात को समझ गए। एन एग्जाम्पल इसका भी दिया गया है, दैट इज दी हॉलबॉर्न हेड इन कैथनेस स्कॉटलैंड। तो ये भी आप देख सकते हैं कि स्कॉटलैंड में ही बना हुआ है। इसके बाद अब आगे देख लीजिए क्या है, द एनलार्जमेंट ऑफ ब्लो होल्स एंड द कंटिन्यूड एक्शन ऑफ द वेव्स वीकेंस द केव रूफ। अब ये तो ऑब्वियस ही बात है क्योंकि जो ब्लो होल्स हैं वो एक बार बन गया तो वो अपने साइज में तो रहेगा नहीं, वो बड़ा होते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे उसमें पानी आएगा, जैसे जैसे उसमें हवा टकराएगी, क्योंकि एयर में भी बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर पे एयर है तो उसकी भी फिर पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। उसका भी फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से वो एनलार्ज होगा। और जो कंटिन्यूड एक्शन ऑफ वेव्स होगा उससे क्या है कि जो केव की छत है, जो रूफ है, वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, ठीक। और अगर बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएगी तो वो क्या होगी, व्हेन द रूफ कोलैप्सेस a long narrow inlet और creek develops। तो इस तरीके की जो चीज बनेगी यहां पर, इस तरीके का पतला सा ये, that is known as a geo, ठीक है। इसी deep clefts which may be 100 feet deep and equally long are called geos। इसको बोला जाता है geo, ठीक। यानी कि पहले क्या बनेगा आपको यहां पर ध्यान रखना है, सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। केव बनने के बाद पहले जो है केव के छत पे पानी टकरा रहा है, वेव टकरा रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से पहले क्या बनेगा, जो हमारा ग्लोब्स बनेगा या फिर ब्लो होल बनेगा। और उसके बाद फिर से अगर कंटिन्यूड एक्शन होता जाता है, ब्लो होल और ग्लोब्स अगर एनलार्ज कर रहे हैं और वेव की जो रूफ है उस पर अगर लगातार पानी टकरा रहा है, वेव एक्शन हो रहा है, तो उससे क्या होगा, वो कमजोर होगी, वीकन होगी और उसके बाद वो गिर जाएगी। और जब वो गिरेगी तब जाके बनेगा जियोस, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि पहले या ग्लोब बनेगा उसके बाद जियोस बनेंगे, ठीक, समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे दिखा भी दिया है और यहाँ पर इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, इससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद कुछ यहाँ पर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स दिए गए हैं, बहुत ही आसान है, इनको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। कोस्टल फीचर्स ऑफ डिपोजिशन, देखिए क्या क्या है। सबसे पहला है बीचेस। बीचेस, समुद्री बीचेस आप सभी लोगों ने देखे हैं, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। कैसे बनते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। सैंड्स एंड ग्रेवल्स loosened from the land are moved by waves to be deposited along the shores as beaches, ठीक है। जो भी सैंड और ग्रेवल्स हैं जो लैंड से क्या हुए हैं, लूजन हुए हैं, मतलब लैंड से ही टूटे होंगे और वेव्स के द्वारा मूव किए जाते हैं, डिपॉजिट किए जाते हैं अलोंग द शोर, यानी कि जो तट होता है, और वहां पर क्या बन जाता है, बीच, ठीक। दिस इज द मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म ऑफ द कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ द सी। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात की है वो सारे के सारे एक तरीके से हम बात करें तो सी के या सी वेव के डिस्ट्रक्टिव वर्क है, कंस्ट्रक्टिव वर्क उनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। सारे के सारे कुछ चीज टूटने फूटने की वजह से, तोड़फोड़ हो रही है वहां पर इरोजन की वजह से, तब बन रहे थे, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं ये एक कंस्ट्रक्टिव वर्क है। अब यहां पर कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही है, यहां पर डिपोजिशन हो रहा है, यानी कि चीजें जमा की जा रही है, ठीक। अब यहां पर क्या होगा, जो इरोडेड मटीरियल है इज ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग द शोर इन सेवरल डिस्टिंक्ट वेज, ठीक है। जो इरोडेड मटेरियल होगा वो शोर के अलोंग ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बहुत सारे अलग अलग तरीके से। सबसे पहली जो फिनोमेना है जिसके थ्रू ये मूवमेंट हो रहा है, दैट इज योर लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट, ठीक है। ये क्या होता है देखिए, विच कम्स ऑब्लिकली टू द कोस्ट, कैरीज द मटेरियल अलोंग द शोर इन द डायरेक्शन ऑफ द डोमिनेंट विंड, ठीक। देखिए ये विंड मूव कर रही है, दिस इज योर विंड डायरेक्शन, और ये हमारा जो लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट है ये मूव कर रही है, ठीक। हमने एक चीज और समझी थी पिछले लेक्चर में,
कुछ टर्म्स थे, दैट वाज काइंड ऑफ स्क्वैश और बैकवॉश। ठीक है, स्क्वैश का मतलब क्या होता है कि जब, नहीं सॉरी, स्वॉश, नॉट स्क्वैश, स्वॉश। ठीक है, स्वॉश का मतलब क्या होता है कि जब पानी कोस्ट की तरफ को आ रहा है दैट इज स्वॉश, और जब वो वापस जा रहा है दैट इज बैकवॉश। ठीक है, तो क्या होगा कि देखिए यहां पर आप देखिए कि विंड की डायरेक्शन है, यहां पर आपको वेव दिख रही है। ठीक है, ये दीज आर योर वेव्स। अब ये वेव्स जब मूव कर रही हैं तो ये अपने साथ मटेरियल ऐसे ले जाएंगी, दिस इज योर स्वॉश का एक्शन है ये। ठीक, इधर को ले जाएंगी, वापस जब पानी जाएगा ये वाला जो एक्शन है दिस इज योर बैकवॉश। ठीक है, जब वेव्स वापस जाएगी तो अपने साथ मटेरियल ले जाएगी, तो ये एक्शन कौन सा हो गया, दिस इज बैकवॉश। ठीक, तो ये जो पार्टिकल होगा वो इस तरीके से मूव करेगा, यानी कि यहां पर अगर कोई पार्टिकल था तो वो ऐसे गया, फिर वो ऐसे आ गया, फिर वो ऐसे गया, फिर वो ऐसे आ गया। ठीक है, और सिमिलरली जो ये लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट है वो इधर को मूव कर रही है विंड की डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, तो उस वजह से आप एक्चुअल में समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल होगा उसका जो मूवमेंट है वो अलोंग दी लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको इसका रिजल्टेंट मोशन देखना पड़ेगा, पार्टिकल ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसके बाद पार्टिकल वापस इसी डायरेक्शन में वापस क्यों नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि तब तक ये जो लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट है ये मूव कर रही है। ठीक है, और इस तरीके से विंड भी मूव कर रही है, तो विंड के मूव करने की वजह से जो ये लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट डेवलप हो रही है उसकी वजह से पार्टिकल्स थोड़ा सा इधर की तरफ को शिफ्ट हो गया, उसके बाद फिर से पार्टिकल इधर की तरफ को मूव कर रहा है। यानी कि इसको आप समझना है कि जो इसका ये वाला मूवमेंट है, ठीक है, ये वाला मूवमेंट, इसमें दो मूवमेंट है, एक मूवमेंट तो ये वाला हो रहा है स्वॉश की वजह से, एक मूवमेंट ये वाला हो रहा है बैकवॉश की वजह से, और एक मूवमेंट ये वाला हो रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट मूवमेंट होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, और पार्टिकल जो है वो यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि रिजल्टेंट मूवमेंट इज दिस। फाइनली अगर रिजल्टेंट मूवमेंट की हम पार्टिकल की बात करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा अलोंग दी लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट। समझ गए, इसीलिए बोला गया है कि पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट, क्योंकि रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ दी, ये आप कह सकते हैं रिजल्टेंट मूवमेंट किस किस का है, जो हमारा स्वॉश है, ठीक है, जो हमारा बैकवॉश है, और जो हमारा विंड का डायरेक्शन है, उन तीनों का रिजल्टेंट मूवमेंट अगर हम मिलाएं तो अलोंग दी लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट पार्टिकल्स मूव करेंगे। ये बात समझ गए आप। तो इसमें यही चीज यहां पर लिखी गई है कि विंड जो है पार्टिकल को ऐसे मूव कर रही है जैसे मैंने आपको दिखाया। उसके बाद सेम टाइम पर जो बैकवॉश है, इट रिमूव्स द पार्ट ऑफ द मटेरियल सीवर्ड्स अलोंग द बेड ऑफ द सी एंड डिपॉजिट्स इट ऑन द ऑफ शोर टेरेस एंड इवन बियॉन्ड। ये हमने पिछले पार्ट में बात की थी कि ऑफ शोर टेरेस वगैरह क्या होता है। ठीक, इसके बाद जो फाइनर मटेरियल्स है सच एज सिल्ट एंड मड आर डिपॉजिटेड इन द शैलो वाटर्स ऑफ द शेल्टर्ड कोस्ट। ठीक, जो फाइनर पार्टिकल्स होंगे, यानी कि जो सिल्ट है, जो मड है, वो हमारे शैलो वाटर्स में ही डिपॉजिट हो जाएंगे। द कांस्टेंट एक्शन ऑफ वेव्स ऑटोमेटिकली सॉर्ट्स आउट द शोरलाइन डिपॉजिट्स इन अ ग्रेडेड मैनर। जो हमारे मटेरियल है उसको वो ग्रेडेड मैनर में जो है क्या कर देंगे, स्प्रेड आउट कर देंगे, या आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटिफाई कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक, जो कोर्सर मटेरियल होंगे जैसे कि कॉबल्स हैं या बोल्डर्स हैं, दे आर ड्रॉप्ड बाय द वेव्स एट द टॉप ऑफ द बीच। ठीक, जो फाइनर पार्टिकल्स हैं, पेबल्स एंड सैंड ग्रेन्स व्हिच आर कैरिड आउट डाउन द बीच बाय द बैकवॉश आर ड्रॉप्ड क्लोजर टू द सी। ठीक है, क्योंकि आप सीधी सी बात है, हमें एक चीज का तो पता है, या हम एक चीज का आइडिया खुद भी लगा सकते हैं कि जब स्वॉश हो रहा है, स्वॉश का मतलब है फॉरवर्ड मोशन ऑफ द वेव, तो उसमें ज्यादा पावर होगी, उसमें ज्यादा स्पीड होगी, तो वो पार्टिकल को अपने साथ ज्यादा दूर तक ले जा सकता है। ठीक, पार्टिकल को ज्यादा दूर तक ले गया, उसमें अगर थोड़ा बड़े पार्टिकल भी हैं, थोड़ा सा बोल्डर कॉबल्स वगैरह भी, तो उनको अपने साथ वो ले जाके उसने एक जगह पे छोड़ दिया। अब जब बैकवॉश हो रहा है तो बैकवॉश में वेलोसिटी कम होगी, बैकवॉश में फोर्स कम होगा, तो वो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाएगा, जो छोटे पार्टिकल्स हैं, जो फाइनर पार्टिकल्स हैं, पेबल्स हैं, जो सैंड ग्रेन्स हैं, सिर्फ उन्हीं को अपने साथ खींच के ला पाएगा। ठीक है, और उसके बाद वो उनको डिपॉजिट कर देगा नियर द सी, समुद्र के पास वो उनको डिपॉजिट करेगा। और जो बड़े पार्टिकल्स हैं, जो कोर्सर मटेरियल्स हैं लाइक योर कॉबल्स एंड बोल्डर्स, ये आपके थोड़ा सा पीछे की तरफ को रह जाएंगे। ठीक है, इसको आप समझते हैं। स्मूथ लोलैंड्स में अगर हम बात करें तो बीचेस जो है दे में कंटिन्यू फॉर माइल्स लाइक दोज ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ वेस्ट मलेशिया। लेकिन अगर हम अपलैंड रीजन की बात करते हैं जहां पर लैंड जो है वो सी में एब्रप्टली डिसेंड कर जाती है, ठीक है, वहां पर जैसे कि चिलियन कोस्ट में अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग बीचेस वहां पर नहीं होते। ठीक है, बीचेस में किस तरीके से, जो मैंने आपको लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट का कंसेप्ट समझाया, वेव डायरेक्शन की वजह से या विंड डायरेक्शन की वजह से आप कह सकते हैं, और जो हमारा स्वॉश और बैकवॉश के डायरेक्शन की वजह से जो रिजल्टेंट डायरेक्शन बन रहा है पार्टिकल्स का वो किस तरीके से है, और एक लेयर फॉर्मेशन या आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन या आप कह सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल्स किस तरीके से हो रहा है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। ध्यान रखना है कि स्वॉश में वेलोसिटी ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है,
तो वो बड़े मटेरियल को भी दूर तक ले जा सकता है। और बैकवॉश में जो है वो फोर्स कम है, तो बैकवॉश में फोर्स कम होने की वजह से क्या होगा कि वो अपने साथ सिर्फ छोटे पार्टिकल को ही ला पाएगा, बड़े पार्टिकल को वो अपने साथ नहीं ला पाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होगा कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो समुद्र के पास या पानी के पास रहेंगे और जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो अंदर की तरफ रहेंगे, दूर रहेंगे। ठीक, ये आप समझ गए। इसके बाद अगला जो है दैट इज योर स्पिट्स एंड बार्स। ये भी बहुत बढ़िया फिनोमेना है, बहुत इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। देखिए, द डेब्रिस इरोडेड बाय वेव्स is continuously moved by the longshore drift, and where there is indentation in the coast such as the mouth of the river or a bay, material may continue to be deposited across the inlet। ठीक है, डेब्रिस जैसे कि देखिए नीचे आपको फिगर दिखाया गया है, यहां से जो लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट है वो पार्टिकल अपने साथ ऐसे मूव करा रहा है। ठीक है, यहां पर इस तरीके का बे बना हुआ है। ठीक है, बे है या फिर इंडेंटेशन। कोस्ट लाइन की इंडेंटेशन का मतलब होता है जहां पर कोस्ट लाइन स्मूथ नहीं है, ठीक है, उबड़ खाबड़ है, जहां पर थोड़ा सा इरेगुलरिटीज वगैरह है, दैट इज नोन एज इंडेंटेशन। ठीक, तो वहां पर क्या होगा कि जो मटेरियल है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद एज मोर मटेरियल्स आर एडेड, जैसे जैसे इसमें मटेरियल और ऐड होता जाएगा, दे विल पाइल अप इनटू अ रिज और एम्बैंकमेंट ऑफ शिंगल फॉर्मिंग अ टंग और स्पिट। ठीक, यहां से जैसे जैसे मटेरियल इकट्ठा होता चला जाएगा तो इस तरीके का ये पार्टिकल बनेगा, दिस इज नोन एज स्पिट। ठीक है, ये जो पार्टिकल पूरा का पूरा बना हुआ है दिस इज स्पिट, with one end attached to the land and the other end projecting into the sea। तो आप देख सकते हैं इसका जो ये वाला एंड है दिस इज योर अटैच्ड एंड। ठीक है, ये अटैच्ड एंड है, और जो इसका दूसरा एंड होगा यहां पर अगर आप मान लें तो दिस इज योर एंड एट द सी, यानी कि ये समुद्र पे है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे दिया गया है कैलशॉट स्प्लिट इन द साउथहैम्पटन वाटर ऑफ इंग्लैंड एंड दोज अलोंग द कोस्ट ऑफ कैलिंगटन। ठीक, इसके बाद जो ये ऑब्लिक वेव्स हैं, ठीक है, अब ऑब्लिक वेव्स जो मूव कर रही हैं इस डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं ये वेव्स का मूवमेंट हो रहा है, तो ये इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर दिया गया है द ऑब्लिक वेव्स मे कर्व द स्पिट इनटू अ हुक और रिकर्व्ड स्पिट। ठीक है, इस बात को आप समझ गए बिल्कुल अच्छे से कि किस तरीके से जो ये वेव्स का एक्शन है वो इसको क्या कर रहा है, कर्व कर रहा है। तो आपको यहां पर समझना क्या है कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं, जो बीच मटेरियल्स हैं, वो लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट की वजह से मूवमेंट कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, स्पिट। स्पिट का जो फॉर्मेशन है वो लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट की वजह से है। ठीक, और स्पिट जो है इट इज बीइंग कन्वर्टेड टू योर हुक और द रिकर्व्ड स्पिट, वो आपके वेव के मोशन की वजह से। ठीक, ये बात आपको समझ गए। इसके बाद व्हेन द रिज ऑफ शिंगल, यानी कि जो ये स्पिट बना हुआ है, इज फॉर्म्ड अक्रॉस द माउथ ऑफ द रिवर और द एंट्रेंस टू द बे, इट इज कॉल्ड अ बार। तो इसको क्या बोला जाता है, बार, अगर ये किसी एंट्रेंस टू द बे या माउथ ऑफ द रिवर पर अगर बना हो तो। ठीक, इसका भी एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल ऑफ द बार इज चेसिल बीच इन डॉर्सेट इंग्लैंड। ठीक, विच एक्सटेंड्स फॉर ओवर 16 माइल्स अलोंग द कोस्ट लिंकिंग द आइल ऑफ पोर्टलैंड विद द मेनलैंड एंड एनक्लोजिंग अ लगून कॉल्ड द फ्लीट। अभी किस तरीके से वहां पर लगून बनता है ये भी मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, एक डायग्राम में आपको दिखाता हूं, वहां पर आप इस चीज को समझ जाएंगे। और किस तरीके से अगर ये किसी और आइलैंड को, ठीक है, जैसे यहां पर दिया गया है कि कनेक्टिंग बार दैट जॉइंट्स टू लैंड मासेस इज बेटर नोन एज टॉम्बोलो, इसको बोला जाता है टॉम्बोलो। ठीक है, अभी मैं आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम में दिखाऊंगा क्या चीज होती है। ठीक है, ऑन द बाल्टिक कोस्ट ऑफ पोलैंड एंड जर्मनी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एनक्लोज्ड बाय लॉन्ग बार्स लोकली टर्म्ड नेहरूंग्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा नेहरूंग्स क्या होता है, दे आर, ये कंप्लीटली एनक्लोज्ड वाटर बॉडीज है। ठीक है, लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर कंप्लीटली एनक्लोज्ड बाय द लॉन्ग बार्स, जिनको बोला जाता है लोकली नेहरूंग्स। कहां पर होते हैं, बाल्टिक कोस्ट ऑफ पोलैंड एंड जर्मनी में। और या फिर ये क्या बनाते हैं, मार्शी लगून्स या फिर हैप्स। ठीक है, मार्शी लगून्स को हैप्स बोला जाता है, ये हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। ठीक, ये चीज आप समझ गए। तो चलिए मैं आपको इसको डायग्राम में दिखाता हूं, ये पूरा का पूरा जो स्पिट, बार्स और ये टॉम्बोलो वगैरह है ये कैसे दिखता है। देखिए यहां पर आपको दिख रहा है साफ साफ लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट। ठीक है, यहां से मटेरियल जो है वो इकट्ठा होगा और यहां से इस तरीके से ये जो बनेगा दिस इज योर स्पिट। ठीक, अब अगर इसमें वेव एक्शन होता है, ठीक है, मान लीजिए वेव एक्शन इस डायरेक्शन में अगर हो रहा है, तो ये अगर इस तरीके से रिकर्व कर जाएगा तो दिस विल बिकम योर, इसको क्या कहेंगे आप, दिस इज योर रिकर्व स्पिट, और क्या नाम दिया था वहां पर, हुक। ठीक, ये आप समझ गए। इसके बाद अगर ये इस तरीके से जो लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट है अगर ये होती रहेगी तो ये आगे को जाता रहेगा इस तरीके से, और यहां पर अगर ये जाता रहेगा और मान लीजिए ये इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देता है, ऐसे इसको बंद कर देता है, तो यहां का जो ये रीजन बन जाएगा इस तरीके का एक लेक तरीके का बड़ा सा,
दैट इज नोन एज लगून। ठीक, ये आप समझ गए किस तरीके से लगून बनेगा। इसके बाद अगर मान लीजिए यहां पर कोई एक आइलैंड है और इस तरीके का जो ये बार था या जो स्पिट था ये मूव करता है और यहां पर ये इसको अगर इन दोनों लैंड को जोड़ देता है, ये एक छोटे सा आइलैंड को इस तरीके के लैंड मास को जोड़ देता है, तो दिस इज नोन एज योर टोम्बोलो। बस यही सिंपल है। यानी कि सबसे पहले हमारा क्या बना, स्पिट बना। स्पिट अगर वेव एक्शन की वजह से रिकर्व करता है तो उसको रिकर्व स्पिट या हुक बोल सकते हैं। अगर वो लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट की वजह से मूव कर रहा है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल का डिपोजिशन होता जा रहा है और यहां पर इस तरीके के जाके ये जो भी हमारे हेडलैंड्स है, दीज आर योर हेडलैंड्स, इन हेडलैंड्स को अगर ये ज्वाइन कर देता है और यहां पर बीच में इस तरीके का लेक बन जाता है, दैट बिकम्स लगून। और अगर ये जो स्पिड आगे मूव करते हुए किसी एक आइलैंड के पार्ट को और एक तरफ से ये हेडलैंड से जुड़ा हुआ है और दूसरे तरफ से ये किसी आइलैंड को ऐसे ज्वाइन कर लेता है, तो दिस बिकम्स योर टोम्बोलो। बस यही बात आपको समझनी है, बाकी इससे ज्यादा इसमें कुछ और चीज नहीं दी हुई। ठीक है, बाकी यहां पर एक आपको टर्म और दिया हुआ है, दैट इज मर्रम ग्रास। इसके बारे में अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं ये होता क्या है। मर्रम ग्रास एक इस तरह की ग्रास है जिसमें बेसिकली क्या है कि जो अब यहां पर मटेरियल डिपॉजिट होंगे, ठीक है, जो सैंड पार्टिकल्स वगैरह होंगे उनका मूवमेंट ज्यादा ना हो, ठीक है, उनके मूवमेंट को रोकने के लिए ये इस तरीके की ग्रास वगैरह यहां पर उगाई जाती है ताकि जो मूवमेंट है उसको थोड़ा सा क्या किया जा सके, चेक किया जा सके। ठीक है, दैट इज नोन एज मर्रम ग्रास। ये एक तरीके की घास होती है। ठीक, ये आप समझ गए। चलिए वहां पर जो एक लास्ट हमारा पार्ट दिया हुआ है, जो तीसरे टाइप का डिपोजिशनल फीचर्स दिया हुआ है, दैट इज योर मरीन ड्यून्स। उनके बारे में हम लोग वहां पर चल के बात कर लेते हैं। देखिए, तो वापस से हम यहां पर देख लेते हैं मरीन ड्यून्स एंड द ड्यून बेल्ट्स। ठीक है, ये क्या चीज है, देखिए, विद द फोर्स ऑफ ऑन शोर विंड्स a large amount of coastal sand is driven landwards forming extensive marine dunes that stretch into the dune belts। ये बहुत सिंपल है। जिस तरीके से हम लोगों ने डेजर्ट में पढ़ा हुआ है कि सैंड ड्यून्स बनते हैं, उसी तरीके से जो ड्यून्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं कहां पर, मरीन एरियाज में, यानी कि कोस्टल रीजन में, उसको बोला जाता है मरीन ड्यून्स। बस इतना ही बात है। ठीक, देयर एडवांस इनलैंड में एनगल्फ फार्म्स, रोड्स एंड इवन एंटायर विलेजेस। यानी कि ये जो इनलैंड मूव कर रहे हैं, यानी कि लैंड की तरफ को ये मूव कर रहे हैं, तो ये इतने बड़े भी हो सकते हैं कि ये फार्म को ढक लें, जो रोड्स वगैरह हैं उनको ढक लें, या फिर पूरे के पूरे विलेजेस को भी ये ढक सकते हैं। ठीक, द ड्यून्स ऑफ द लैंडेस दैट इज इन दी साउथ वेस्ट फ्रांस, इसका एरिया आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है, 6000 स्क्वायर माइल्स। ठीक, और द क्रेस्ट ऑफ द ड्यून्स जो है वो 130 फीट हाई है। तो कितना हाई है ये भी आप समझ सकते हैं। ड्यून्स आर कॉमन इन दी कोस्टलैंड्स ऑफ बेल्जियम, डेनमार्क एंड द नीदरलैंड्स। ठीक है, यहां पर ये बहुत कॉमन है। इसके बाद ये माइग्रेशन ऑफ ड्यून्स, मैंने आपको बताया कि ड्यून्स मूव कर रहे हैं, उसके माइग्रेशन को अरेस्ट करने के लिए या रोकने के लिए या चेक करने के लिए सैंड बाइंडिंग स्पीशीज ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स जैसे कि मर्रम ग्रास एंड पाइन्स आर प्लांटेड, ताकि ये जो ड्यून्स वगैरह हैं इसका मूवमेंट ज्यादा ना हो सके, इसको चेक करने के लिए, इसको अरेस्ट करने के लिए इस तरीके की सैंड बाइंडिंग स्पीशीज ऑफ ग्रास लगाई जाती है, यानी कि जो सैंड को रोक के रख सके एक जगह पर। ठीक है, और उसी को बोला जाता है मर्रम ग्रास, और इसमें पाइन्स वगैरह जो है वो भी उगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि ये चैप्टर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। जितने भी हमने फॉर्म, लैंड फॉर्म्स अभी तक, चाहे वो इरोजनल है चाहे वो डिपोजिशनल है, जो हमने बात कर लिए हैं, आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल वो क्लियर होंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें एक टाइप ऑफ कोस्ट्स का टॉपिक और दिया हुआ है, दैट इज कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस और इमर्जेंट कोस्ट क्या होते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये अभी तक हम लोग कुछ कंसेप्ट्स जो अपने इंडियन ज्योग्राफी में भी हम लोगों ने समझे हैं। ठीक है, कि जैसे जो हमारा इंडिया के जो दो कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट है और वेस्ट कोस्ट है, उसमें से एक कोस्ट जो है वो हमारा इमर्जेंट कोस्ट है और एक कोस्ट जो है वो हमारा सबमर्जेंट कोस्ट है। ठीक है, इमर्जेंट कोस्ट होने की वजह से हमें पता है कि जो हमारा ईस्ट कोस्ट है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा ईस्ट कोस्ट है, जो कोलकाता साइड, उड़ीसा साइड वाला कोस्ट है, दैट इज एन इमर्जेंट कोस्ट। तो हमने वहां पर देखा है कि पोर्ट्स वगैरह जो है बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, और जो हमारा दूसरे साइड का पोर्ट कोस्ट है, दैट इज योर वेस्ट कोस्ट, मुंबई कोस्ट, कोची कोस्ट जो है वो हमारा सबमर्जेंट कोस्ट है। तो वहां पर क्या है कि पोर्ट्स वगैरह इसीलिए ज्यादा है। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको थोड़ा बहुत चीजें वहां पर बताई हैं कि सबमर्जेंट कोस्ट और इमर्जेंट कोस्ट क्या होता है, लेकिन यहां पर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जो दिया हुआ है उसको समझेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और कल ये लेक्चर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके आप अपने कोई भी डाउट्स वहां पर क्लियर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है,
वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोज़ मिल रहे हैं। चैप्टर वाइज नोट्स और क्विजेज़ भी आपको बहुत जल्द वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके थ्रू आप लोग अपनी जो तैयारी वगैरह है उसको सही से एसेस कर सकते हैं। नोट्स के थ्रू आप लोग क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। नोट्स परचेस करने संबंधी अगर कोई टेक्निकल क्वेरी आप फेस करते हैं तो उसको आप हमारे से व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके रिजॉल्व कर सकते हैं। दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या कोई भी और डाउट है आप क्लियर करना चाहें, तो आप हमसे हमारी इस ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।